नमस्कार मित्रों, आप सभी का मैं खुशी जी सूर्यवंशी एक बार फिर अपने YouTube चैनल खुशी की कविता कहानी में स्वागत करती। हिंदी साहित्य की श्रृंखला में आज हम पढ़ने जा रहे हैं आषाढ़ का एक दिन, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश। तो चलिए आज का अंक आरंभ करते हैं। अंक 2, कुछ वर्षों के अनंतर। निक्षेप, अब कैसा है अंबिका का स्वास्थ्य? मल्लिका, वैसे ही ज्वर आता है अभी। निक्षेप, पहले से कुछ भी अंतर नहीं पड़ा? मल्लिका, लगता तो नहीं। निक्षेप, 2 वर्ष से निरंतर एक सा ज्वर? मल्लिका, औसत भी ठीक से नहीं खाती। निक्षेप, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? मल्लिका, ठीक है। निक्षेप, दुबली होती जा रही हो। बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया। कभी कभी सोचता हूँ एक बार उज्जैनी जाकर उनसे मिल आऊं। मल्लिका, क्यों? निश्चित, कई बातें करना चाहता हूँ। कई बार लगता है कि दोष मेरा ही है। मल्लिका, किस बात का? निश्चित, बात तुम जानती हो। मैंने आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस तरह वहां के हो जाएंगे। मल्लिका, और मुझे प्रसन्नता है कि वहां रहकर इतने व्यस्त हैं। यहाँ उन्होंने केवल ऋतुसंहार की रचना की थी, वहां उन्होंने कई नए काव्यों की रचना की है। 2 वर्ष पहले जो व्यवसायी आए थे, उन्होंने कुमार संभव और मेघदूत की प्रतियां मुझे ला दी थी। बता रहे थे उनके एक और बड़े महाकाव्य की बहुत चर्चा है, परंतु उसकी प्रति उन्हें नहीं मिल पाई। निश्चित, यूं तो सुना है उन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की है जो उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले हैं। फिर भी? मल्लिका, फिर भी क्या? निश्चित, मुझे कहते दुख होता है। उन्हीं व्यवसायियों के मुंह से और भी तो कई बातें सुनी थी। मल्लिका, व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। निश्चित, मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा। सुना यह भी तो था कि गुप्त वंश की राजदुहिता से उनका विवाह हो गया है। मल्लिका, तो उसमें बुरा क्या है? निश्चित, एक तरह से देखें तो बुरा नहीं भी है, परंतु यहाँ रहते उनका जो आग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने यहाँ नहीं सोचा कि उनके इसी आग्रह की रक्षा के लिए तुमने? मल्लिका, उनके प्रसंग में मेरी बातें कहीं नहीं आती। मैंने अनेकानेक साधारण व्यक्तियों में से हूँ। वे असाधारण हैं। उन्होंने जीवन में असाधारण का ही साथ चाहिए था। सुना है राजदुहिता बहुत विदुषी है। निश्चय, हाँ सुना है। बहुत शास्त्र दर्शन पढ़ी है। मैंने कहा है ना कि एक तरह से देखे तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, परंतु दूसरी तरह से देखने पर बहुत ग्लानि होती है। मल्लिका, इसके विपरीत मुझे अपने से ग्लानि होती है कि यह ऐसी मैं उनकी प्रगति में बाधा भी बन सकती थी। आपके कहने से मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित ना करती तो कितनी बड़ी क्षति होती। निश्चय, यह तो दुख है कि मेरे कहने से तुम ऐसा ना करती तो आज तुम्हारे जीवन का यह रूप ना होता। मल्लिका, मेरे जीवन से पहले से क्या अंतर आया है? पहले माँ काम करती थी, अब वे अस्वस्थ हैं, मैं काम करती हूँ। निश्चित, बाहर से तो इतना ही अंतर लगता है। मल्लिका, केवल इतना ही अंतर है। माँ को औसत दे दो, अभी आती हूँ। मल्लिका, माँ, ठंड लगती है तो किवाड़ बंद कर दूं? निश्चित, लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए हैं। मल्लिका, कौन लोग? निश्चित, संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। 2 वैसी ही आकृतियां मैंने देखी हैं, जैसे तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। मल्लिका, वैसी आकृतियां? जानते हैं माँ इस संबंध में क्या कहती हैं? कहती हैं कि जब भी ये आकृतियां दिखती हैं, कोई ना कोई अनिष्ट होता है, कभी युद्ध, कभी महामारी। परंतु पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। निश्चय, नहीं हुआ। मल्लिका, क्या हुआ? जो हुआ वह तो अच्छा ही था। हवा में आजकल इतनी नमी रहती है कि वस्त्र घंटों नहीं सूखते। निश्चित, हाँ, नहीं, परंतु नहीं कैसे? मल्लिका, सहसा उत्तेजित क्यों हो उठे आर्य निक्षेप? निक्षेप, मैंने अभी एक और आकृति को घोड़े पर जाते देखा है। मल्लिका, तो क्या हुआ? आपको भी माँ की तरह अनिष्ट की आशंका हो रही है? निश्चित, वह एक बहुत परिचित आकृति है मल्लिका। मल्लिका, परिचित आकृति? निश्चित, मुझे विश्वास है वे स्वयं कालिदास हैं। मल्लिका, कालिदास? यह कैसे संभव है? निश्चित, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वे घोड़ा दौड़ते पर्वत शिखर की ओर गए। इस राजसी वेशभूषा में और कोई उन्हें ना पहचान पाए। निक्षिप की आंखें पहचानने में भूल नहीं कर सकती।
मैं अभी जाकर देखता हूँ। राज्य कर्मचारी भी अवश्य उन्हीं के साथ आए होंगे। मल्लिका, वे आए हैं और पर्वत शिखर की। रंगनी, इससे पूछ, हम अंदर आ सकती हैं। संगनी, तू पूछ। रंगनी, अच्छा मैं पूछती हूँ, सुनो, यह तुम्हारा घर है? मल्लिका, हाँ हाँ आइए। आप मेरे यहाँ आई हैं? रंगनी, हम विशेष रूप से किसी के यहाँ नहीं आई, समझ लो कि यूं ही आई हैं, ग्राम प्रदेश में घूमती हुई। संगनी, हम यहाँ के घर देखना चाहती हैं। रंगनी, यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहती हैं। संगनी, और पहले मैं परिचय दे दूं, यह है रंगनी, उज्जैन के नाट्य केंद्र के में नृत्य का अभ्यास करती है, नाटक लिखने में भी इसकी रुचि है। रंगनी, और यह है संगनी, उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती है, बहुत ही सुंदर प्रणय गीत लिखती है, अब गद्य की ओर आ रही है। और तुम्हारा परिचय? संगनी, तुमने अपना परिचय नहीं दिया। मल्लिका, मेरा परिचय कुछ भी नहीं है, आइए यहाँ आसन पर बैठिए। संगनी, हम बैठने के लिए नहीं, अध्ययन करने के लिए आए हैं। इस स्थान को आप लोग क्या कहते हैं? मल्लिका, किस स्थान को? रंगनी, इसका अभिप्राय इस सारे स्थान से है जहाँ इस समय हम हैं। उज्जैनी में हम इसे प्रकोष्ठ कहते हैं। यहाँ तुम लोग क्या कहते हो? मल्लिका, प्रकोष्ठ। रंगनी, प्रकोष्ठ को तुम लोग भी प्रकोष्ठ कहते हो, और इसे? मल्लिका, कुंभ। रंगनी, कुंभ? प्रकोष्ठ को प्रकोष्ठ और कुंभ को कुंभ। संगनी, देखो यहाँ के कुछ स्थानीय शब्द नहीं है। मल्लिका, स्थानीय शब्द? संगनी, हाँ, आंचलिक शब्द, जैसे पतंजलि ने लिखा है ना कि युद्ध को कुछ लोग अरवा कहते हैं और तद्ध को तरवा। मल्लिका, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। संगनी, देखो हम कुछ ऐसी बातें जानना चाहती हैं जिनका संबंध यहाँ के और केवल यहाँ के जीवन से हो। तुम्हारे घर और वस्त्र तो लगभग हमारे जैसे हैं, यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता क्या है? मल्लिका, यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता मैं नहीं जानती, हमारा जीवन हर दृष्टि से बहुत साधारण है। संगनी, यह मैं नहीं मान सकती, इस प्रदेश ने कालिदास जैसी असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया है, यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। रंगनी, देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ, बात यह है कि राज्य के नियोजन से हम दोनों कवि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रही हैं। तुम समझ सकती हो कि कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है, परंतु यहाँ घूमकर हम तो लगभग निराश हो चुकी हैं, यहाँ कुछ सामग्री है ही नहीं। संगनी, अच्छा यहाँ की कुछ वनस्पतियों के नाम बताइए। मल्लिका, कैसी वनस्पति? संगनी, कैसी वनस्पति? जैसे कालिदास ने कुमार संभव में लिखा है, ये प्रकाश देने वाली औषधि कौन सी है? मल्लिका, औषधि प्रकाश नहीं देती। संगनी, औषधियां प्रकाश नहीं देती? तुम्हारा अभिप्राय है कि कालिदास ने जो लिखा वह झूठ है? मल्लिका, उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं लिखा है, उन्होंने तो लिखा है कि। रंगनी, रहने दे संगनी, यहाँ के संबंध में कुछ विशेष नहीं जानती। संगनी, अच्छा तुम्हारा बहुत समय नष्ट किया, क्षमा करना, चल रंगनी। मल्लिका, आज वर्षों के बाद तुम लौट कर आए हो, सोचती थी तुम आओगे तो उसी तरह मेघ घिरे होंगे, वैसे ही अंधेरा सा दिन होगा, वैसे ही एक बार वर्षा भी घूमेगी और तुमसे कहूंगी कि देखो मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी हैं। उज्जैनी की ओर जाने वाले व्यवसायियों से कितना कितना कहकर मैंने तुम्हारी रचनाएं मंगवाई हैं। सोचती थी तुम्हें मेघदूत की पंक्तियां गाकर सुनाऊंगी, पर्वत शिखर से घंटा ध्वनि गूंज उठेंगी और मैं अपनी यह भेंट तुम्हारे हाथों में रख दूंगी, कहूंगी कि देखो ये तुम्हारी नई रचनाएं के लिए है और ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए हैं, इन पर तुम जब भी जो लिखोगे उसमें मुझे अनुभव होगा कि मैं भी कहीं हूँ, मेरा भी कुछ है। परंतु आज तुम आए हो तो सारा वातावरण ही और नहीं सोच पा रही हूँ, तुम भी वही हो या? अनुस्वर, मुझे विश्वास है कि इस समय देवी मल्लिका के सामने खड़ा हूँ। मल्लिका, कहिए। अनुस्वर, देव मातृगुप्त के अनुचर का अभिवादन स्वीकार कीजिए। मल्लिका, देव मातृगुप्त? देव मातृगुप्त कौन है? अनुस्वर, ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश के प्रणेता, कविंद्र, राजनीति निष्णात आचार्य तथा कश्मीर के भावी शासक, देव मातृगुप्त की राजमहिषा, गुप्त वंश दुदिता, परम विदुषी देवी प्रियम गुंजरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक हैं और शीघ्र ही यहाँ आया चाहती हैं।
हम उनके अनुचर आपको इसकी पूर्व सूचना देने के लिए उपस्थित हैं। मल्लिका, ऋतुसंहार और मेघदूत आदि के प्रणेता तो कालिदास हैं और आप कह रहे हैं कि अनुश्वर, वे गुप्त राज्य की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मात्रगुप्त उन्हीं का नया नाम है। मल्लिका, वे कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं और उनकी राजमहिषी मुझसे मिलने आ रही हैं। अनुश्वर, मुझे विश्वास है कि इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने उपवेश गृह के विस्तु विनय में कुछ परिवर्तन आवश्यक समझेंगी। इसे आपका आदेश समझते हुए हम यह कार्य अभी अपने हाथों से संपन्न किए देते हैं। आओ अनुनासिक, मैं समझता हूँ यह आसन द्वार के निकट होना चाहिए। अनुस्वर, देवी द्वार से प्रवेश करेंगे और आसन द्वार के निकट होगा। अनुनासिक, उस स्थिति में इसे इसकी वर्तमान स्थिति से 7 उंगल दक्षिण की ओर हटा देना चाहिए। अनुस्वर, दक्षिण की ओर? मैं समझता हूँ कि इसकी स्थिति 5 उंगल उत्तर की ओर होनी चाहिए। गवाक्ष से सूर्य की किरणें सीधी इस पर पड़ती हैं। अनुनासिक, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुस्वर, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुनासिक, अनुस्वर, तो विवादास्पद विषय होने से आसन को यही रहने दिया जाए। अनुनासिक, अच्छी बात है, इसे यही रहने दिया जाए। और ये कुंभ? अनुस्वर, मैं समझता हूँ कि इस कुंभ को इस कोने में और दूसरा उस कोने में होना चाहिए। अनुनासिक, पर मैं समझता हूँ कि कुंभ यहाँ होना ही नहीं चाहिए। अनुस्वर, क्यों? अनुनासिक, क्यों का कोई उत्तर नहीं। अनुस्वर, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुनासिक, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुस्वर, अनुनासिक, तो कुंभ को भी यही रहने दिया जाए। अनुस्वर, ये वस्त्र? अनुनासिक, वस्त्र अभी गीले हैं, इसलिए इन्हें नहीं हटाना चाहिए। अनुस्वर, क्यों? अनुनासिक, शास्त्रीय प्रमाण ऐसा है। अनुस्वर, कौन सा प्रमाण है? अनुनासिक, यह तो मुझे याद नहीं। अनुस्वर, यह याद है कि ऐसा प्रमाण है? अनुनासिक, हाँ। अनुस्वर, अनुनासिक, तो संदिग्ध विषय है। अनुस्वर, हाँ, तब तो अवश्य संदिग्ध विषय है। अनुनासिक, संदिग्ध विषय होने से वस्त्रों को भी रहने दिया जाए। अनुस्वर, अच्छी बात है, वस्त्रों को भी रहने दिया जाए। अनुनासिक, परंतु यह चूल्हा अवश्य यहाँ से हटा देना चाहिए। अनुस्वर, चूल्हा हटाने का अर्थ होगा आसपास की सब वस्तुओं को हटाया जाए, इसके लिए बहुत समय चाहिए। अनुनासिक, समय के अतिरिक्त बहुत धैर्य चाहिए। अनुस्वर, धैर्य के अतिरिक्त बहुत परिश्रम चाहिए। अनुनासिक, मैं समझता हूँ कि भाजनों को हाथ लगाना हमारी स्थिति के अनुकूल नहीं है। अनुस्वर, मैं भी यही समझता हूँ। अनुनासिक, तो इस बात में हम दोनों सहमत हैं कि चूल्हे को न हटाया जाए। अनुस्वर, मैं समझता हूँ हम दोनों सहमत हैं। अनुनासिक, तो और तो कुछ विशेष नहीं। अनुस्वर, मेरे विचार में कुछ भी विशेष नहीं। अनुनासिक, नहीं, अभी विशेष है। अनुस्वर, क्या? अनुनासिक, यह चौकी यहाँ रास्ते में पड़ी है, इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। अनुस्वर, मैं इससे सहमत हूँ। अनुनासिक, अनुस्वर, अनुनासिक, तो इसे हटा देना चाहिए। अनुस्वर, हाँ, अवश्य हटा देना चाहिए। अनुनासिक, अनुस्वर, अनुनासिक, हटा दो। अनुस्वर, मैं? अनुनासिक, हाँ। अनुस्वर, तुम नहीं। अनुनासिक, नहीं। अनुस्वर, क्यों? अनुनासिक, क्यों का कोई उत्तर नहीं। अनुस्वर, फिर भी। अनुनासिक, पहले मैंने तुमसे कहा है। अनुस्वर, परंतु चौकी देखी पहले तुमने है। अनुनासिक, अनुस्वर, अनुनासिक, हटा दो। अनुस्वर, तुम हटा दो। अनुनासिक, तो रहने दो। अनुस्वर, रहने दो। अनुनासिक, अब? अनुस्वर, हाँ, अब। अनुनासिक, चारों ओर एक दृष्टि और डाल लें। अनुस्वर, हाँ, चारों ओर एक दृष्टि और डाल लें। मातुल, अधिकारी वर्ग, आपका कार्य यहाँ पूरा हो गया। अनुनासिक, क्यों? अनुस्वर, हाँ, पूरा हो गया। हो गया ना? क्यों? अनुनासिक, हाँ, हो गया, केवल एक दृष्टि डालना शेष है। अनुस्वर, हाँ, केवल एक दृष्टि डालना शेष है। मातुल, तो वह दृष्टि अब रहने दीजिए। देवी प्रियंगु मंजरी बाहर पहुंच गई हैं। अनुनासिक, देवी बाहर पहुंच गई हैं, तो चलो। अनुस्वर, चलो। मातुल, वह इस सारे प्रदेश में सबसे सुशील, सबसे विनय और सबसे भोली लड़की है। आओ आओ मल्लिका, मैं देवी से तुम्हारी ही प्रशंसा कर रहा था। देवी जब से आई हैं तुम्हारे ही संबंध में पूछ रही हैं। तो यही है हमारी मल्लिका,
इस प्रदेश की राजहंसनी मल्लिका देवी के लिए कौन सा आसन निश्चित किया गया है? प्रियंगु, आर्य मातुल, आप जाकर विश्राम करें। अनुचर मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करेंगे। मातुल, परंतु आपके लिए आसन। प्रियंगु, उसकी चिंता ना करें, मुझे असुविधा नहीं होगी। मातुल, असुविधा तो होगी, आप असुविधा को असुविधा ना माने, यह दूसरी बात है। और वास्तव में कुलीनता कहते हैं इसी को। बड़े कुल की विशेषता तो यह होती है कि प्रियंगु, आप विश्राम करें, मैंने पहले ही आपको बहुत थकाया है। मातुल, मुझे थकाया है? आपके कारण मैं थकूंगा? मुझे आप दिन भर पर्वत शिखर से खाई में और खाई से पर्वत शिखर पर जाने को कहती रहे तो भी मैं नहीं थकूंगा। मातुल का शरीर लोहे का बना है, लोहे का। आत्मश्लाघा नहीं करता, परंतु हमारे वंश में केवल प्रतिभा ही नहीं, शारीरिक शक्ति भी बहुत है। मैं पशुओं के पीछे दिन में 10-10 योजन घूमा हूँ। मैं कहता हूँ संसार में सबसे कठिन काम कोई है तो पशुपालन। एक भी पशु मार्ग से भटक जाए तो। प्रियंगु, देखिए आज भी आपके पशु भटक रहे होंगे, जाकर एक बार उन्हें देख लीजिए। मातुल, अब मैं पशु को देखता हूँ। गुप्त वंश के साथ संबंध और पशुओं की देख रेख, मैंने तो अपने सब पशु वर्षों पहले ही बेच दिए, और सच कहूँ तो उनमें भी मुझे लाभ ही रहा, क्योंकि प्रियंगु, सचमुच वैसी ही हो जैसी मैंने कल्पना की थी। मल्लिका कुछ अव्यवस्थित होकर उसे देखती रही। मातुल, क्योंकि अच्छा, तो मुझे अनुमति दीजिए, घर में कई कुछ बिखरा पड़ा है, कई तरह की व्यवस्था करनी है, तो अनुचर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। फिर भी मेरे लिए कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। मल्लिका, देवी के बैठने की कुछ तो व्यवस्था कर दो। नहीं, ये ऐसे ही खड़ी रहेंगी। अच्छा, मैं चल रहा हूँ, कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। प्रियंगु, आप चलें, यहाँ के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मातुल, अच्छा, मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? चिंता करने के लिए यहाँ मल्लिका है ना, अंबिका है। फिर भी कोई काम हो तो कहला दीजिएगा। प्रियंगु, सचमुच बहुत सुंदर हूँ, जानती हो, अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे अपरिचित नहीं लग रही हो। मल्लिका, आप बैठ जाइए ना। प्रियंगु, नहीं बैठना चाहती, तुम्हें और तुम्हारे घर को देखना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत बार इस घर की और तुम्हारी चर्चा की है। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे उन दिनों प्राय यहाँ का स्मरण किया करते थे। आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ लाया है, अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने में हमें अधिक सुविधा थी। मल्लिका, मैं समझ नहीं पा रही हूँ किस रूप में आपका आतिथ्य करूं। आप आसन ले ले तो मैं आपके लिए। प्रियंगु, आतिथ्य की बात मत सोचो, मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ। संभव था ये ना भी आते, परंतु मैं ही विशेष आग्रह के साथ इन्हें लाई हूँ। मैं स्वयं एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती थी। इसके अतिरिक्त एक और भी कारण था, चाहती थी कि इस प्रदेश का कुछ वातावरण साथ ले आऊं। मल्लिका, इस प्रदेश का वातावरण? प्रियंगु, यहाँ से बहुत दूर तक की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। कितना निर्वाज सुंदरता है। मुझे यहाँ आकर तुमसे स्पर्धा हो रही है। मल्लिका, हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाएं। यहाँ आपको असुविधा तो होगी, परंतु प्रियंगु, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं है। इसे आंखों में व्यक्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं, परंतु इतना अवकाश कहाँ है? कश्मीर की राजनीति इतनी अस्थिर है कि हमारा एक एक दिन वहां से दूर रहना कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। एक प्रदेश का शासन बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, हम पर तो और भी बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि कश्मीर की स्थिति इस समय बहुत संकटपूर्ण है। यूं वहां के सौंदर्य की ही इतनी चर्चा है, परंतु हमें उसने देखने का अवकाश कहाँ रहेगा। इसलिए तुमसे स्पर्धा होती है। सौंदर्य का यह सहज उपभोग हमारे लिए केवल एक सपना है। बैठ जाओ, यहाँ मेरे पास बैठो। मल्लिका, मैं दूसरा आसन ले लेती हूँ। प्रियंगु, लगता है यहाँ ग्राम प्रदेश में रहकर भी तुम्हें साहित्य से अनुराग है। किसकी रचनाएं हैं ये? मल्लिका, कालिदास की। प्रियंगु, अब वे मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ भी उनकी रचनाएं मिल जाती हैं। मल्लिका, ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है। प्रियंगु,
मैं समझ सकती हूँ। उनसे जान चुकी हूँ कि तुम बचपन से उनकी संगनी रही हो। उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। वे भी जब तब यहाँ के जीवन की चर्चा करते हुए आत्मविस्मृत हो जाते हैं। इसलिए राजनीतिक जिगारों से कई बार उनका मन उखड़ने लगता है। ऐसे अवसरों पर उनके मन को संतुलित रखने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक हो जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था, अब वे दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। मेरा अधिक समय इसी आयास में बीतता है कि उनका बढ़ा हुआ चरण पीछे न हट जाए। बहुत परिश्रम पड़ता है इसमें, तुम ऐसा नहीं समझती? मल्लिका, मैं राजनीतिक जीवन के संबंध में कुछ भी नहीं जानती। प्रियंगु, क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में ही रही हो। बैठी रहो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ का कुछ वातावरण साथ ले जाना चाहती हूँ। यहाँ इसलिए कि उन्हें अभाव का अनुभव ना हो। उससे कई बार बहुत क्षति होती है। ये व्यर्थ में धैर्य खो देते हैं, जिसमें समय भी जाता है, शक्ति भी। उनके समय का बहुत मूल्य है। मैं चाहती हूँ उनका समय इस तरह नष्ट ना हुआ करे। इसलिए मैं यहाँ से कई कुछ अपने साथ ले जा रही हूँ। कुछ हरिण शावक जाएंगे, जिनका हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। यहाँ की औषधि उद्यान के कीड़ा सेल पर तथा आसपास के प्रदेश में लगवा दी जाएंगी। हम यहाँ के कुछ घरों का भी वहाँ निर्माण करेंगे। मातुल और उनका परिवार भी साथ जाएगा। यहाँ से कुछ अनाथ बच्चों को वहाँ ले जाकर हम शिक्षा देंगे। मैं समझती हूँ इससे अंतर पड़ेगा। देख रही हूँ तुम्हारा घर बहुत जर्जर स्थिति में है। इसका परिसंस्कार आवश्यक है। चाहो तुम इस कार्य के लिए आदेश दे जाऊंगी। उज्जैनी के 2 कुशल यथपति हमारे साथ आए हैं। क्यों? मल्लिका, आप बहुत उदार हैं, परंतु हमें ऐसे ही घर में रहने का अभ्यास है, इसलिए असुविधा नहीं होती। प्रियंगु, फिर भी चाहूंगी कि इस घर का परिसंस्कार हो जाए। उनके जीवन के आरंभिक वर्षों का इस घर के साथ भी संबंध रहा है। मातुल के घर के स्थान पर मैंने नए भवन के निर्माण का आदेश दिया है। यथपतियों से कहा है कि वे उज्जैनी से संलक्षण शिलाएं लाकर कार्य आरंभ करें। खेद है कि कार्य के निरीक्षण के लिए मैं स्वयं यहाँ नहीं आ पाऊंगी। कल ही हमें आगे की यात्रा आरंभ कर देनी होगी। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मल्लिका, मैं? प्रियंगु, हाँ, इसमें बाधा क्या है? यहाँ तुम किसी ऐसे सूत्र से तो बंधी नहीं होगी। मल्लिका, मेरी माँ यहाँ है। प्रियंगु, यहाँ कोई बाधा नहीं है। तुम्हारी माँ के भी साथ चलने की व्यवस्था हो सकती है। हमारे यथपति इस घर का परिसंस्कार करते रहेंगे। तुम वहां मेरे साथ मेरी संगनी के रूप में रहोगी। मल्लिका, क्षमा चाहती हूँ, मैं अपने को ऐसे गौरव की अधिकारिणी नहीं समझती। प्रियंगु, परंतु मैं तुम्हें इससे कहीं अधिक की अधिकारिणी समझती हूँ। मेरे आने से पहले राज्य के 2 अधिकारी यहाँ आए थे। मैंने उन्हें औपचारिकता के लिए ही नहीं भेजा था। तुमने उन दोनों को देखा है? मल्लिका, देखा है। प्रियंगु, तुम उनमें से जिसे भी अपने योग समझो, उसके साथ तुम्हारे विवाह का प्रबंध किया जा सकता है। दोनों योग अधिकारी हैं। मल्लिका, देवी? प्रियंगु, संभवतः तुम दोनों में से किसी को भी अपने योग नहीं समझती, परंतु राज्य में ये 2 ही नहीं और भी अनेक अधिकारी हैं। मेरे साथ चलो, तुम जिससे भी चाहोगी। मल्लिका आसन पर बैठ जाती है और रुंधे आवेश से अपने होठ काट लेती है। मल्लिका, इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए। प्रियंगु, क्यों? तुम्हारे मन में कल्पना नहीं है कि तुम्हारा अपना घर परिवार हो? अंबिका, नहीं, इसके मन में यह कल्पना नहीं है। मल्लिका, माँ? अंबिका, इसके मन में यह कल्पना नहीं है कि यह भावना के स्तर पर जीती है। इसके लिए जीवन में। मल्लिका, तुम उठ क्यों आई माँ? तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चलो चलकर लेटे रहो। अंबिका, मैं किसी आने वाले से बात भी नहीं कर सकती। दिन मास वर्ष मुझे घुटते हुए बीत गए। मेरे लिए यह घर घर नहीं, एक काल गुफा है जिसमें मैं हर समय बंद रहती हूँ। और तुम चाहती हो मैं किसी से बात भी ना करूं? मल्लिका, परंतु माँ, तुम स्वस्थ नहीं हो। अंबिका, तुम्हारी अपेक्षा मैं फिर भी अधिक स्वस्थ हूँ। यह घर सदा इस स्थिति में नहीं है। राजवधु,
मेरे हाथ चलते थे तो मैं प्रतिदिन इसे लीपती बुहारती थी। यहाँ की हर वस्तु इस तरह गिरी टूटी नहीं थी, परंतु आज तो हम दोनों माँ बेटी भी यहाँ टूटी सी पड़ी रहती हैं। यह सब इसलिए कि प्रियंगु, मैं देख रही हूँ घर की स्थिति अच्छी नहीं है। मल्लिका मेरे साथ चल सकती है तो समस्या वैसे ही सुलझ जाती, परंतु अब यहाँ भी जो कुछ संभव है मैं कर जाऊंगी। यदपतियों को आदेश दे जाऊंगी कि इस घर को गिराकर इसके स्थान पर। मल्लिका, ऐसा मत कीजिए, इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिए। प्रियंगु, मैं तुम्हारी सुविधा के लिए कह रही हूँ, तुम्हें इसमें असुविधा है तो ठीक है, मैं ऐसा आदेश नहीं दूंगी, फिर भी चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ न कुछ कर सकूं। इस समय और नहीं रुक सकती, कल की यात्रा से पहले कई आवश्यक कार्य पूरे करने हैं। यूं तो इस समय भी अवकाश नहीं था, पर मैंने आना आवश्यक समझा। ये पर्वत शिखर की ओर घूमने गए थे, मैं उस बीच इधर चली आई। अच्छा अंबिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी राजवधु। तो मैं बताना चाहती थी कि हम लोग प्रियंक, मैं आपका कष्ट समझ रही हूँ। जो भी सहायता मुझसे बन पड़ेगी अवश्य करूंगी। इस समय अनुचर प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए अंबिका, लो मेघदूत की पंक्ति पढ़ो। इन्हीं में ना कहती थी, इसके अंतर कोमलता का साकार हो उठी है। आज इस कोमलता का और भी साकार रूप देख लिया। आज वह तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है, तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती। घर की भित्तियों का परिसंस्कार हो जाएगा और तुम यहाँ परिचिका बन के रह सकोगी। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य तुम्हें चाहिए। मल्लिका, राजकन्या की अपनी जीवन दृष्टि है माँ, उसके लिए और कोई कैसे उत्तरदायी है। अंबिका, परंतु राजकन्या के यहाँ आने के लिए कौन उत्तरदायी है। निसंदेह वह उस किसी की इच्छा के बिना यहाँ नहीं आई। राज्य के यदपति से घर की भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। आज वह शासक है, उसके पास संपत्ति है। उस शासन और संपत्ति का परिचय देने के लिए इससे अच्छा और क्या उपाय हो सकता था। मल्लिका, परंतु माँ। अंबिका, माँ कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती। माँ भावना की गहराई तक नहीं जाती। माँ विलोम, इस तरह क्षुब्ध क्यों हो अंबिका। आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। राजकीय पगधूली घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है। अंबिका, यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। इतना बड़ा सौभाग्य हमारे क्षुद्र जीवन में कहाँ समा सकता है। चलो मैं स्वयं चलकर सारे ग्राम में इस सौभाग्य की घोषणा करूंगी। हमारे वर्षों के अभाव और दुख का कितना बड़ा फल लाए हैं कि राज्य के यदपति हमारे घर की भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। विलोम, बैठ जाओ अंबिका, आज ग्राम के पास तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं है। ग्राम के लोग आज व्यस्त हैं, उन्हें बाहर से आए अतिथियों के लिए कई तरह की सामग्री जुटानी है। अतिथि आज यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं। यहाँ के पत्थर आज बहुत मूल्यवान समझे जाने लगे हैं। मल्लिका, यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे आर्यविलोम। यह और बात है कि पहले किसी ने उनका मूल्य नहीं समझा नहीं है। अंबिका, तो जाकर तुम भी बटोर क्यों नहीं लेती। संभव है फिर लोग यहाँ कोई पत्थर शेष न रहने दें और तुम्हारी भावना के लिए कोई अधिकार आधार ही ना रहे। मल्लिका, बैठ जाओ माँ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। विलोम, ग्राम में चारों ओर बहुत उत्साह है। यह दिन इस प्रदेश के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। लोग आज अपने पशुओं की चिंता नहीं कर रहे, वे अतिथियों के लिए भोजन और पान की सामग्री जुटाने में व्यस्त हैं। उस सामग्री में कुछ हरिणशावक भी होंगे जो राजकन्या के विशेष आदेश पर एकत्रित किए जा रहे हैं। मल्लिका, यह सच नहीं है। विलोम, सच नहीं है। इंद्रवर्मा और विष्णुदत्त को राजकन्या ने स्वयं आदेश दिया है कि। मल्लिका, उस आदेश का कुछ और अर्थ भी हो सकता है। विलोम, और अर्थ? क्या अर्थ हो सकता है। क्या राजकन्या हरिण शावकों से खेला करेंगी या उज्जैनी के कलाकार उनकी अनुकृतियां बनाएंगे। यह भी एक मनोरंजक विषय है कि राज परिवार के साथ आए राजधानी के कलाकार आज यहाँ की हर वस्तु की अनुकृति बनाते घूम रहे हैं। यहाँ का कोई पत्ता, पेड़, तिनका शेष नहीं रहेगा जिनकी वे अनुकृति बनाकर नहीं ले जाएंगी। मल्लिका, इसका भी
कुछ दूसरा अर्थ हो सकता है। विलोम, मैं कब कहता हूँ कि दूसरा अर्थ नहीं है? अर्थ बहुत स्पष्ट है। वे यहाँ की हर वस्तु को विचित्र के रूप में देखते हैं और उस वैचित्र को यहाँ से जाकर दूसरों को दिखाना चाहते हैं। तुम, मैं, यह घर, ये पर्वत, सब उनके लिए विचित्र के उदाहरण हैं। मैं तो उनकी सूक्ष्म और समर्थ दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ, जो यहाँ वैचित्र नहीं वहां भी वैचित्र देख लेती है। एक कलाकार को मैंने यहाँ की धूप में अपनी छाया की अनुकृति बनाते देखा है। अंबिका, यहाँ की धूप में उन्हें अपनी छाया अवश्य और सी लगती होगी। वह कौन राक्षसी थी जो जिस किसी जीव को उसकी छाया से पकड़ लेती थी? मैं चाहती हूँ कि मैं ही वह राक्षसी होती जिससे आज मैं मल्लिका, तुमसे कहा है ना माँ, तुम विश्राम करो, बात मत करो। अरे विलोम, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन्हें इस समय विश्राम करने दीजिए। विलोम, हाँ अंबिका, तुम अंदर चले जाओ। ग्राम का उत्सव कोलाहल अंबिका के मन को और अशांत करेगा। मैं तो केवल उत्सव की सूचना देने आया था। आश्चर्य है कि कालिदास ने यहाँ आना उचित नहीं समझा। कल तो सुनते हैं वे लोग चले भी जाएंगे। अंबिका, उसने आना उचित नहीं समझा क्योंकि वह जानता है कि अंबिका अभी जीवित है। विलोम, परंतु मैं समझता हूँ कि वह एक बार आएगा अवश्य, उसे आना चाहिए। व्यक्ति किसी संबंध को ऐसे नहीं तोड़ता, और विशेष रूप से वह जिसे एक कवि का कोमल हृदय प्राप्त हो। तुम क्या सोचती हो मल्लिका, उसे एक बार आना नहीं चाहिए? मल्लिका, मैंने आपसे अनुरोध किया है आर्विलोम कि इस समय माँ को विश्राम करने दीजिए। आपकी बातों से माँ का मन विक्षुब्ध होता है। विलोम, मेरी बातों से अंबिका का विक्षुब्ध होता है? मैं समझता हूँ उसके कारण दूसरे हैं। अंबिका जानती है किन कारणों से उसका मन विक्षुब्ध है। मैं भी उन कारणों को समझता हूँ, इसलिए बहुत सी बातें जो अंबिका के मन में रहती हैं मैं मुंह से कह देता हूँ। तुम्हें मेरा यहाँ आना अखर रहा है, मैं जानता हूँ यहाँ कोई नई बात नहीं है, परंतु मैं कुछ देर और यहाँ रहना चाहता हूँ। पर्वत शिखर की और एक अश्वारोही को आते देख रहा हूँ। संभव है इस बार कुछ क्षणों के लिए वह यहाँ रुकना चाहे। उस स्थिति में मैं भी उससे कुशल क्षेम पूछ लूंगा। मेरी उससे पुरानी मित्रता है। मल्लिका, आर्य विलोम, उस स्थिति में आपका यहाँ होना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। आप उनसे मिलना चाहें तो उसके लिए यही एक स्थान नहीं है। विलोम, परंतु यहाँ स्थान में क्या बुरा है? उसके जाने के दिन भी हम यहीं पर मिले थे। वर्षों के बाद उसी स्थान पर मिलने से अंतराल का अनुभव नहीं होगा। मल्लिका, मैं अनुरोध करती हूँ आपका इस समय यहाँ ठहरना हट ना करें। मैं कह रही हूँ आप यहाँ से चले जाएं। यहाँ मेरा घर है, मैं नहीं चाहती कि आप इस समय मेरे घर में हो। माँ, इनसे कह दो यहाँ से चले जाएं। मैं नहीं चाहती इस समय यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। तुम स्वस्थ नहीं हो और मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी बात हो जिसका तुम्हारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। मल्लिका, आर्य विलोम, मैंने आपसे कहा है आप यहाँ से चले जाएं। आप नहीं जानती कि। विलोम, चला जाता हूँ। मैं नहीं जानता कि मेरे कारण यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो, परंतु क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है जान सकता हूँ। क्यों अंबिका, मेरे यहाँ रहने से क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है? अंबिका, मैं जानती हूँ, आज नहीं तब से ही जानती हूँ। वहां आता तो मुझे आश्चर्य होता, अब मुझे आश्चर्य नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है। प्रसन्नता है कि मैं उसके संबंध में ठीक सोचती थी। जीवन एक भावना है, कोमल भावना, बहुत बहुत कोमल भावना। विलोम, परंतु मुझे खेद है, वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी। अपनी मित्रता का पर भरोसा था, परंतु अब भरोसा नहीं रहा। संभवतः यहाँ मित्रता एक ओर से थी, उसने कभी हमें अपनी मित्रता के योग नहीं समझा। फिर समान की समान से मित्रता होती है। मल्लिका, आर्य विलोम, मैं फिर भी कह रही हूँ आप चले जाओ, अन्यथा वास्तव में यहाँ की अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। विलोम, ऐसा? तब तो मुझे अवश्य चले जाना चाहिए। अच्छा अंबिका, तुम्हारे स्वास्थ्य की मुझे बहुत चिंता रहती है। जहाँ तक संभव हो घृत और मधु का सेवन करो। मैंने अभी अभी नया मधु निकाला है, आवश्यकता हो तो मैं तुम्हारे लिए। मल्लिका, हमें मधु की आवश्यकता नहीं है,
हमारे घर में मधु पर्याप्त मात्रा में। विलोम, ऐसा? अच्छा अंबिका, पर कभी मधु की आवश्यकता पड़ ही जाए तो संकोच मत करना। अंबिका, मल्लिका, अंबिका, अब भी रोती हो? उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने, मल्लिका, उनके संबंध में कुछ मत कहो माँ, कुछ मत कहो। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।